सीमेंट फर्क नजर आएगा। और ब्रेक के बाद न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। ब्रेक पे जाने से पहले हम जिक्र कर रहे थे प्रधानमंत्री के उस संबोधन का जो अब से कुछ देर पहले टाइम्स ग्रुप के ग्लोबल बिजनेस समिट में प्रधानमंत्री ने संबोधन दिया और तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया। कैसे सरकार ने 10 वर्षों में एक बड़ा ट्रांसफॉर्म किया और कैसे भविष्य में एक बड़ी नींव रखी है देश को आगे तरक्की के रास्ते पर ले जाने के लिए। इस विषय पर बात करने के लिए दो बहुत ही खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। स्टूडियो में मौजूद हैं शिशिर सिन्हा जी, वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार है, हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। शिशिर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल जी भी हमारे साथ जुड़ गए। रामकृपाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रामकृपाल जी, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि संसद में व्हाइट पेपर लाना और उस पर चर्चा का जिक्र भी प्रधानमंत्री ने इस मंच से किया और उन्होंने इस बात को साफ तौर से कहा कि 2014 में अगर ये चाहता तो लेकर आता, लेकिन वो राजनीति होती, राष्ट्र नीति के लिए वो नहीं लाया और अब देश के सामने सच्चाई लेकर आया। आपको लगता है कि ये जो पूरी पॉलिटिकल चर्चा चल रही थी व्हाइट पेपर को लेकर, उस पर प्रधानमंत्री का साफ गोई से अपनी बात को सामने रखना, ये भी एक विश्वास पैदा करने वाले राजनेता की पहचान? निश्चित रूप से। हालांकि ये बात प्रधानमंत्री जी एक बार संसद में भी उन्होंने इसका जिक्र किया था कि जो वित्तीय स्थितियां थीं, बैंकों की जो हालत थी, जो एनपीएस था, जो उनकी बुरी स्थिति थी, अगर उस समय वो सार्वजनिक कर देते तो एक वित्तीय संकट, मतलब एक भयानक संकट हो सकता था कि बैंकों के प्रति लोगों का एकदम विश्वास खत्म हो जाता कि क्या हालत है। और ऐसा भी हो सकता था कि लोग बैंकों को लाइन लगा करके अपने पैसे, जैसे कई बार होता है, ये इसका हल्का सा हिंट दे करके वो आज उन्होंने इस बात को दोहराया कि जब हम उस संकट से उबर गए, हमने आज उस स्थिति में हैं, तो हम बता रहे हैं कि जब हम आए थे तो किस तरह से कैसी विरासत हमें मिली थी और किस पर हमने ये ढांचा 10 साल में खड़ा किया है। मुख्य रूप से आज जो उन्होंने बिल्कुल कुछ नई बातें जो उन्होंने कही कोरोना के बारे में, जैसे कोरोना आया और पूरी दुनिया किस ढंग से उससे निपटी और मोदी जी ने जो अपना अप्रोच रखा, जो अपनी नीति रखी, उन्होंने बहुत अच्छी एक बात कही। शिशिर भाई, ये इकोनॉमिक्स में कहा जाता है, फिनेंशियल में, कि 1 रुपए अगर बचत होती है तो वो 1 रुपए आय माना जाता है। ए रूपी सेव्ड इज रूपी अर्नड। यानी मोदी जी इस पर चले, उन्होंने नोट छाप करके, जैसे बाकी देशों ने किया कि नोट छापो और वो करो, देखा जाएगा मुद्रास्फीति होती है, तो नहीं, उन्होंने ये नहीं किया। उनका ये कहना था कि हमने भविष्य के लिए बचा के रखा जी, कि कैसे होगा, जितनी जरूरत थी उतना किया और आगे। दूसरी एक बात उन्होंने बहुत अच्छी आज कही है, उन्होंने कहा है, और ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल मैसेज है पूरी दुनिया के लिए और पर्टिकुलरली हमारे यहाँ राजनीतिक दलों के लिए। उन्होंने कहा कि मैं इस दुनिया से जाने से पहले जो दुनिया आने वाली है 21वीं सदी की, बच्चे जो आएंगे, आपके बच्चे, हमारे बच्चे, मैं उनके लिए भी एक भारत बनाना चाहता हूं, जो भारत उनको एक खुशहाल भारत मिले। उसके लिए उन्होंने जो बातें कही, उन्होंने कहा मैं उनमें से नहीं हूं जो चंद वोटों के लिए खजाना खाली कर देता है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है ये। और जो अभी उन्होंने बजट पेश किया है, उसको सारे लोग ये मानते थे कि इलेक्शन के पहले का बजट है, लॉलीपॉप होगा, कुछ फ्रीबीज जैसा कुछ भी होगा जी, जैसे होता है हमेशा। उन्होंने कहा कि मैं निहत्था लड़ने जा रहा हूं। और आज मोदी जी ने जो जिक्र किया, उन्होंने यही कहा कि हमारे 10 साल की जो नीतियां रही हैं जी, और जो हमने काम किए हैं, उसमें एक कंटिन्यूटी जो है जी, एक निरंतरता जो है, बिल्कुल रामकृपाल जी, उसके चलते हम यहां तक पहुंचे हैं जी। और ये कंटिन्यूटी, हमारी नीतियां और हमारे काम जी, उस पर हम जनता से वोट मांगने बिल्कुल। और शायद इसीलिए उन्होंने हंसी मजाक में हल्के फुल्के अंदाज में कहा कि मई महीने के मुकाबले की मैं बात नहीं कर रहा हूं, और वो भी एक हल्के फुल्के अंदाज में उन्होंने कहा। शिशिर जी, आपको लगता है कि जो बात रामकृपाल जी ने कही कि किस प्रकार से स्टेबिलिटी की बात हो, कंसिस्टेंसी की बात हो, कंटिन्यूटी की बात हो, इकोनॉमिक पॉलिसीज में 2014 से लगातार देखने को मिल रहा, और शायद इसी वजह से आज दुनिया का भारत पे भरोसा बढ़ा है, सामाजिक आर्थिक लिहाज और नीतियों के लिहाज से शायद यही एक बड़ा आधार है। क्या इस संदेश को आप किस तरीके से देखते हैं शिशिर जी? इस संदेश को समझने के पहले एक छोटी सी बात मैं जोड़ना चाहूंगा, जो रामकृपाल सर ने कहा कि 1 रुपया बचाने का मतलब 1 रुपया आय है,
और कोविड के समय में क्या परिस्थितियां हैं। एक इकोनॉमिक्स में, एक अर्थशास्त्र में एक सिद्धांत दिया गया था मिल्टन फ्रीडमैन का, जो बहुत जाने माने अर्थशास्त्री हैं। उसको कहते हैं हेलीकॉप्टर मनी कंसेप्ट। और हेलीकॉप्टर मनी कंसेप्ट का मतलब ये होता है कि जब कभी भी देश में संकट हो, कोई भी परेशानी हो, तो आप वहाँ पर नोट छाप दीजिए। जैसे आपको याद होगा कि कभी भी बाढ़ या कोई आपदा आती है तो हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री गिराई जाती है। ये कंसेप्ट है कि हेलीकॉप्टर मनी का मतलब ये है कि पैसा आप छाप दीजिए, लेकिन जब आप पैसा ज़्यादा चलन में आता है तो उसकी कीमत घट जाती है और महंगाई पर असर पड़ता है। बिल्कुल। तो जो रामकृपाल जी ने कहा, मैं बस उसमें एक लाइन जोड़ना चाहता था। दूसरी बात देखिए, निवेशक के लिए, चाहे वो देसी निवेशक हो चाहे विदेशी निवेशक हो, उनको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ चाहिए होती है कि नीतियों में किस तरह से अस्थायित्व हो। क्योंकि क्या है कि आप बहुत ज़्यादा नीतियों में बदलाव करते रहें तो उनकी निवेश के फैसले पर और उनके आगे की जो परियोजनाएं हैं उनके ऊपर असर पड़ता है। इन 10 वर्षों में हमने क्या देखा कि जो नीतियां बनाई गई उनमें स्थायित्व थी, और उस स्थायित्व का ही ये असर देख लीजिए कि आप चाहे विदेशी संस्थागत निवेशकों की बात करें या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की बात करें, उनमें काफ़ी ज़्यादा हमने बढ़ोतरी देखी। हाँ, ये जरूर चिंता की बात है कि देसी निवेशक उस रफ्तार से आगे नहीं आए हैं। उनकी अपनी मजबूरियां, उनकी अपनी परेशानी है, लेकिन वो रफ्तार नहीं आई है जो उम्मीद की जा रही थी। लेकिन उसकी काफी हद तक, जिसे कह सकते हैं, भरपाई जो है वो विदेशी निवेश के जरिए हो पाई है। तो मुझे लगता है कि संदेश बिल्कुल साफ है देशी विदेशी उद्योग जगत को। चूंकि ये मंच भी ऐसा था जहां पर दुनिया भर के जाने माने उद्योगपति जमा थे, उनको यही जो है वो मैसेज दिया गया, उनको यही संदेश दिया गया कि हम वित्तीय स्थायित्व में यकीन करते हैं, हम नीतियों में स्थायित्व में यकीन करते हैं, और हम भविष्य की योजनाओं पर काम कर रहे हैं। तो आप आइए, हमारे यहाँ पैसा लगाइए। बिल्कुल। और शायद भारत में राजनीतिक स्थिरता भी एक बड़ा कारण है, और शायद ये भी भरोसा पैदा करता है निवेशकों के लिए। और प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत में दावोस का जिक्र भी किया और कैसे दुनिया का भरोसा बढ़ रहा है। आप दोनों मेहमान हमारे साथ बने रहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। आप दोनों से इस चर्चा को हम जारी रखेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नई वॉशिंग मशीन। अच्छा है। क्या हुआ? अरे शॉपिंग पे 2000 का कैशबैक मिला है, बस क्यूआर कोड स्कैन करना है। अच्छी धुलाई होगी, है ना? बैंक अकाउंट की। पैसे रिसीव करते समय क्यूआर कोड स्कैन, पिन या ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ती, वो सिर्फ पेमेंट के लिए चाहिए होती है। इसलिए अनजान कोड या लिंक से सावधान रहिए और नुकसान से बचिए। बच गए धुलाई से। ये नई धुलाई। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करें तैयारी। एनपीएस जरूरी है। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा, और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही एसबीआई में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर दे। एसबीआई सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू, तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दो खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, रामकृपाल जी वरिष्ठ पत्रकार, शिशिर सिन्हा जी वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार। रामकृपाल जी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया कि गरीबी हटाओ एक बड़ा राजनीतिक स्टंट के तरीके से होता था, लेकिन 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर आए हैं। कैसे 10 वर्षों में सामाजिक आर्थिक योजनाओं से एक बड़ा परिवर्तन लाया है, तो ये भी दिखाता है कि कैसे जमीन पे बदलाव से आम आदमी मजबूत हो रहा है। छोटा सा जवाब। नहीं, बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री जी ने जो हकीकत है उसको रखा उन्होंने, और एक तरह से मैं अगर कहूं, हालांकि प्रधानमंत्री जी अपने मुंह से नहीं कह रहे हैं, लेकिन सही मामलों में जिसको भारत की आजादी के बाद कहा जाता था कि सॉफ्ट सोशलिज्म,
और जिसको इंदिरा गांधी ने ये नारा दिया था, गरीबी हटाओ, प्रिवी पर्स की समाप्ति, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ये सब जो किया था, मोदी जी ने कहा कि उसके चलते गरीबी कैसे हटेगी, इसके लिए कमेटियां बना दी जाती थी और वो उनकी तनख्वाहें मिलती थी बड़े बड़े, लेकिन गरीबी हटती नहीं जी। वो सही मामलों में, जैसे अगर मैं क्वांटिफाई करूं तो देखिए मोदी जी ने क्या किया कि बिना कोई नाम लिए, समाजवाद का नाम लिए जी, एक जो कभी लेफ्ट और कांग्रेस की बपौती होती थी जिसको सोशलिज्म करते थे, मोदी जी ने उसको लागू करना शुरू कर दिया। अब आप देखिए कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण 70s में जी इंदिरा गांधी ने किस लिए किया था कि आम गरीब आदमी बैंक के दरवाजे जाए, उसका खाता खुले। ये काम मोदी जी ने किया। वो जो जिस चीज के लिए राष्ट्रीयकरण किया गया था वो काम जमीनी हकीकत में उसको मोदी जी ने इंप्लीमेंट किया। और आप देखिए एक छोटा सा मैं वाक्य कहूं, इज्जत घर से रसोई घर जी। अब आप सोच लीजिए किसी एक आम महिला जिसको गांधी जी कहते थे अनटू दिस लास्ट, उस अंतिम व्यक्ति तक, अगर आज वो गरीब गांव का एक अंतिम व्यक्ति, उसके घर की उसकी पत्नी, उसको इज्जत घर से रसोई घर, वो जहां भी जाती है तो मोदी जी दिखाई पड़ेंगे। बिल्कुल, वो मजबूती, सशक्तिकरण जी, रसोई घर भी दिया जी, रसोई घर में अनाज भी दिया जी, और जिस छत के नीचे है वो भी गैस सिलेंडर भी है। और जानते हैं वो मकान उस महिला के नाम है। बिल्कुल, महिलाओं के सशक्तिकरण पे भी के बाद जी संपत्ति की अधिकारिणी बन रही हैं जी। तो ये जो मैं कह रहा हूं कि चूंकि वो जो कुछ भी हुआ है वो इम्प्लीमेंट हुआ है, बिल्कुल, वो गांव के आदमी के घर पक्का हुआ है, तो इसलिए वो चीज उसको बताने की जरूरत नहीं है जी। बिल्कुल, वो दिखाई पड़ रही है जमीन पे। मैं जी वक्त का थोड़ा सा सीमा है शिशिर जी, क्योंकि तीसरे टर्म की गारंटी भी प्रधानमंत्री मोदी ने इस टर्म पे रखी है और कहा कि कैसे तीसरे टर्म में और बड़े फैसले लिए जाएंगे। तो ये भी दिखाता है कि रिफॉर्म की सरकार आने के बाद चलने का भरोसा किस तरीके से इसको आप देखते हैं। देखिए, अभी हमारे पास पहला जो लक्ष्य है वो $5 ट्रिलियन का है, उसके बाद अगला लक्ष्य जो है वो $60 ट्रिलियन का है और उसके बाद का लक्ष्य विकसित भारत का है। अब ये 3 लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपके पास 25 साल का, अगले 22-25 साल का समय है। तो जाहिर सी बात है कि ये लक्ष्य तभी हासिल किए जा सकते हैं जब आपकी नीतियों में अस्थायित्व हो और सुधार की प्रक्रिया जारी रहे। हमें जो उम्मीद है कि आज जो प्रधानमंत्री के भाषण से जो बातें, या पहले जो उन्होंने सदन में कहा था कि तीसरे कार्यकाल में और भी बड़े फैसले किए जाएंगे, हमें ये लग रहा है कि सुधार को लेकर के अभी भी जहां कहीं भी थोड़ी बहुत भी जो कमी रह गई है वो शायद हमें तीसरे कार्यकाल में दिखेगा। और खास तौर पे बुनियादी सुविधाओं को लेकर के जो दिक्कतें थोड़ी बहुत बची हुई हैं उनको लेकर के बड़े फैसले की उम्मीद हम तीसरे कार्यकाल में कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त इतनी अनुमति दे रहा है। रामकृपाल जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शिशिर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क